नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिश्रा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉग एंड वेट में। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट ये डिजीज़ नहीं है, ये एक टर्म है जिसका नाम है लेग बेंडिंग। लेग बेंडिंग की जब मैं चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने लेग बेंडिंग पे वीडियो बनाई थी, तो थोड़ा काफ़ी रॉ थी, तो उसके लिए सॉरी। हालांकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है, आप उससे बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं लिंक भी आपको दे दूँगा। ओके, तो आप लिंक ऊपर दी हुई होगी, आप वहाँ से लिंक देख के आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेग बेंडिंग, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन इशू है। काफ़ी लोगों ने मुझे पहले भी बोला हुआ है कि सर आप इस पर दोबारा वीडियो बनाइए और थोड़ा सा और हमको बताइए इसके बारे में। तो देखिए, बेसिकली क्या है, लेग बेंडिंग एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। अगर हम उसको टेक्निकली बोलें तो काफ़ी इसमें बीमारियाँ हैं जो कि होती हैं लेग बेंडिंग में। ओके, बट यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि लेग बेंडिंग को हम कैसे समझ जाएं कि आपके डॉग को क्या प्रॉब्लम है लेग में। क्या ये फिज़िकल प्रॉब्लम है कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, या फिर कोई मिनरल डेफिशिएंसी है या मिनरल अबनॉर्मलिटी है उसके कारण से प्रॉब्लम है, या फिर हमारे बस में नहीं है। ओके, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत ही आम शब्दों में आपको बताऊंगा, क्योंकि टेक्निकली अगर हम बताएंगे तो आप बोर होगे, समझ नहीं पाओगे आप। तो जो लेग बेंडिंग होती है, बेसिकली आप मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा अगर हम नंबर 1 कैटेगरी पर रखें कि सबसे ज़्यादा कौन सी ब्रीड या कौन सी डॉग इस पर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, तो नंबर 1 ब्रीड जो सबसे टॉप पे रहेंगे वो हैं लार्ज एंड जाइंट ब्रीड्स। क्योंकि लार्ज एंड जाइंट ब्रीड्स की जो ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ पैटर्न है, वो मीडियम ब्रीड और स्मॉल ब्रीड से काफ़ी डिफरेंट है। काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, मतलब कि ऐसे कर्व जाता है इनकी ग्रोथ का। और उसमें अगर हम इनका जो न्यूट्रिशनल बैलेंस मैनेजमेंट है, खासकर कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी का, अगर हम प्रॉपरली नहीं जानते हैं, नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आपको सफ़र करना पड़ेगा इनकी अबनॉर्मल ग्रोथ के लिए। जो जनरल थंब रूल है कि आप ये दिमाग में रखिए कि कोई भी लार्ज एंड जाइंट ब्रीड डॉग है, लैब्राडोर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, ग्रेट डेन, सेंट बर्नार्ड, कोई भी ब्रीड हो जो कि लार्ज और जाइंट ब्रीड की कैटेगरी में आती है। सो अगर वो ब्रीड आप घर में रखते हो तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सेंसिटिव कैटेगरी की ब्रीड है। खासकर इनको कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी काफ़ी सेंसिटिव होता है। एक्सेस सप्लीमेंटेशन जो है इनको काफ़ी नुकसान करेगा इनकी बोन की ग्रोथ में। ओके, तो सबसे नंबर 1 आपको ध्यान में रखना है कि इनको जो है कभी भी आपको जो है एक्सेस कैल्शियम सप्लीमेंटेशन नहीं करना है, क्योंकि इनको काफ़ी तेज़ी से असर करता है। ये बहुत ही कॉमन है कि बहुत सारे पेट पेरेंट जो हैं वो डॉग को काफ़ी अपना बेटा या बेटी मान के उसको रियर करते हैं, पालते हैं, रखते हैं घर में, काफ़ी उसको जान उसके ऊपर निछावर करते हैं। तो इस केस में वो भूल जाते हैं कि ह्यूमन बेबीज़ में और डॉग्स में क्या फ़र्क है। तो एज ए पेट पेरेंट, एज ए वेट, आपको मैं यही एडवाइस करूँगा कि नंबर 1 आपको करना है कि उनको जो है कभी भी एक्सेस कैल्शियम नहीं खिलाना है। आपको डॉग फूड देना है। डॉग फूड ही आप खिला रहे हो तो उनका जो ग्रोइंग फेज़ है 12 to 18 मंथ्स ऑफ एज, अगर मान लीजिए लैब्राडोर है तो आपको 12 महीने तक उसका ग्रोइंग पीरियड है। अगर आपका जाइंट ब्रीड है, ग्रेट डेन है, रॉटवाइलर है, या फिर आपका सेंट बर्नार्ड है, तो या फिर मैस्टिफ ब्रीड है, तो इनका जो एडल्ट एज होती है वो 18 महीने से स्टार्ट होती है। तो अनटिल देन आपको जो है इनको डॉग फूड देना है। काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन नहीं करने हैं, कोई भी आपको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन नहीं देना है। ओके, क्योंकि कैल्शियम इम्बैलेंस के कारण फास्फोरस इम्बैलेंस होता है, उससे विटामिन डी भी इम्बैलेंस होता है। और एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो होती है, जो पपीज़ में पाई जाती है, वो होती है रिकेट्स, जिसमें बो लेग हो जाता है। मतलब ऐसे हो जाएगा लेग, ठीक है, मतलब धनुष के आकार का ऐसे बो लेग हो जाता है। फोटो भी आप देख रहे होंगे। तो ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर 4 to 8 मंथ्स के एज कैटेगरी में काफ़ी तेज़ी से विजिबल रहती है। ओके, और इन ब्रीड्स में काफ़ी कॉमन है। तो उसमें काफ़ी दिखता है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी का इम्बैलेंस है। तो कभी भी अगर आपके डॉग को बो लेग दिख रहा है तो आप इमीडिएटली आप सबसे पहला जो काम करोगे, आप लोकल वेट को, अच्छे वेट को मिलिए जो कि अच्छे कैनाइन एक्सपर्ट हों, और उनसे सीरम कैल्शियम, सीरम फास्फोरस और विटामिन डी का लेवल जांच करवा लीजिए। ठीक है, बैलेंस गड़बड़ा रहा है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। कई कस्टमर्स को मैंने डायग्नोज किया हुआ है, उनको ठीक भी किया हुआ है। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि मैंने कम्युनिटी टैब में आपको मैसेज किया था, जिसमें एक डॉग जो पपी था उसको काफ़ी लोगों ने इलाज किया, काफ़ी डॉक्टर्स ने इलाज किया, बट वो डायग्नोज नहीं कर पाए कि क्या प्रॉब्लम है। इनफैक्ट उनको पता भी चलेगी कि शायद रिकेट्स हो, बट वो प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है रिकेट्स को ठीक करने का वो नहीं फॉलो किए, इस कारण से उनका डॉग नहीं ठीक हो रहा था। तो उन्होंने ऑनलाइन हमको संपर्क किया और मैंने उनको ट्रीटमेंट दी, तो वो 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो गया। ओके, मतलब इंप्रूवमेंट दिख गया। ठीक होने में तो महीने 2 महीने लग जाते हैं कम से कम।
तो यहाँ पे हमें डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो प्रॉब्लम हो गई कि किस कारण से बो लेग हो रहा है, वो हो गया आपका इनबैलेंस कैल्शियम, फास्फोरस एंड विटामिन डी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको प्रॉपर फूड देना है और एक्सेस कैल्शियम सप्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं देना है, खासकर इन ब्रीड्स में। ओके, सेकेंड जो इशू है वो है फिजिकल मैनेजमेंट, जो कि मैंने उस वीडियो में आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर मान लीजिए हेवी ब्रीड्स को, हम जायंट ब्रीड्स को घर में रखते हैं जहाँ पे स्टाइल्स हैं, स्लिपरी फ्लोर्स हैं, तो वहाँ पे जब वो ग्रोइंग एज में रहते हैं तो उनका जो पाव होता है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाता है, तो वेट बियरिंग प्रॉपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट बॉडी में नहीं हो पाती है। इस कारण से जिस पैर पे एक्सेस प्रेशर आ रहा है वहाँ पे वो बेंड होने लगेगा, क्योंकि ग्रोइंग पीरियड है, बोन अभी ऑसिफाइड कंप्लीटली नहीं हुई है, हार्ड नहीं हुई है, तो वो फ्लेक्सिबल रहती हैं। जहाँ प्रेशर उनका प्रॉपर इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ वहाँ पे एक्सेस प्रेशर के कारण बेंडिंग शुरू हो जाती है। तो ये हमें भी ध्यान में रखना है कि हम ऐसे ब्रीड अगर घर में रख रहे हैं तो मेक इट श्योर कि वो रफ़ एरिया में रहें, या फिर मान लीजिए आपके घर में रफ़ एरिया नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मैटेड फ्लोर लाइए, जो कि चटाई बिछा दीजिए, खासकर वहाँ पे कम से कम वो ग्रिप करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिजिकल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे डॉग्स की रनिंग करवाइए सॉइल में, मिट्टी में, तो इनसे प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अर्ली स्टेज में वो ठीक हो जाएगा। ओके, ये हो गया फिजिकल मैनेजमेंट। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट जो कॉज होता है वो होता है जेनेटिक। ओके, खासकर दो टर्म्स हैं, जिसमें एक टर्म है आपका ऑस्टियोकॉन्ड्रोडिस्प्लेशिया और दूसरा है आपका ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस। ये दोनों ही काफ़ी टिपिकल बीमारियां हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, और ये बेसिकली जेनेटिक कारण इनका सबसे ज़्यादा होता है। जेनेटिक का मतलब हो गया कि इंडिया में, खासकर अगर हम इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे जो मीटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लियर मीटिंग नहीं है, क्रॉस ब्रीडिंग काफ़ी होती है, इन ब्रीडिंग काफ़ी होती है। मतलब कि एक मिक्स ब्रीड हो गया, एक प्योर ब्रीड हो गया, उससे मीटिंग करा दिए, या फिर एक आपका जो है दोनों ही एक ही जो लीटर हैं वो मेल फीमेल एक ही लीटर के हैं, दोनों से इंटरमिक्सिंग करा दिए, इसे कहते हैं इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग करने से या क्रॉस ब्रीडिंग करने से क्या होता है, जो रिसेसिव जीन्स होती हैं वो फ्लेयर अप कर जाती हैं, और जो नुकसानदायक होती हैं वही जीन बॉडी में आ जाती हैं उस नए पपी में, और वो जीन उस बीमारी को लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उससे जो है उनको, डॉग को बीमारी हो जाएगी। तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और हमें लाइफ टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर हम इनका सोल्यूशन बताएं तो हमें अगर पता चल गया कि कोई भी पपी को इस तरह की डॉक्टर ने बीमारी डिटेक्ट किया है, ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस या ऑस्टियोकॉन्ड्रोडिस्प्लेसिया, तो ऐसी बीमारी को, ऐसे डॉग को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको स्टड में कभी यूज़ नहीं करना है, उसको वहीं पे इंड कर देना है। मतलब कि वो अपनी लाइफ जिए, बट इसको कभी भी मेटिंग नहीं कराना है, कभी भी इससे और कोई नई प्रोजेनी नहीं पैदा करनी है। बट यहाँ पे क्या है कि मोस्टली ब्रीडर जो है वो अनएजुकेटेड है, उनको नहीं पता है ये सब चीज़ें, लीटर को देखते हैं, मनी माइंडेड है। इस कारण से क्या होता है कि ये बीमारियां जो है वो प्रोपेगेट कर रही हैं, और ये जीन काफ़ी तेज़ी से मार्केट में फैल गई है, जो कि एज ए पेट पेरेंट आपको ये पता होना चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ब्रीडर अगर आप हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेक इट श्योर कि अगर आपको अच्छी ब्रीडिंग करनी है तो एटलीस्ट इस पे ध्यान दीजिए। अगर कोई भी बच्चा आपका इस तरह की बीमारी से निकलता है 4 से 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, क्योंकि तुरंत ये बीमारी दिखती नहीं है, तो आप इमीडिएटली उसको लॉक कर दीजिए। मतलब कि आगे हम जो है मदर की भी मीटिंग नहीं कराएंगे दोबारा उसी मेल से, और इन बच्चों को भी आगे चल के हम मीटिंग नहीं कराएंगे, तो वो वहीं पे लॉक कर दीजिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजीज़ दोबारा और ना फैले, अदरवाइज दूसरी प्रोजेनी में भी ये फैलेगी, और ऐसे ऐसे फिर हर पपीज बिक जाएंगे, और ऑटोमेटिकली फिर जो है वो ये फैलती जाएगी। इस कारण से पहले ये बीमारी बहुत कम थी इंडिया में, बट पिछले 10-15 सालों में ये बीमारी और तेज़ी से फैल रही है। इसका मेन रीज़न यही है, जेनेटिक प्रोपेगेशन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान में रखिए। यही 3 चीज़ हैं, अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम से सामना नहीं करना पड़ेगा। फाइनली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, डॉग से संबंधित कोई भी इश्यूज़ हो, तो आप केवल कैनाइन पेट एक्सपर्ट वेटरिनियन से ही आप संपर्क कीजिए। ओके, वही आपके डॉग की बेस्ट केयर कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देता हूं। अगर आप मेरी कंसल्टेशन पाना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कीजिए। मेरा मेल आईडी है drmishra@gmail.com। वहाँ पे आपको मैं पूरी व्हाट्सएप कंसल्टेंसी की डिटेल आपको भेज दूंगा। आप हमारी कंसल्टेंसी ज्वाइन भी कर सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्टली मुझे फ़ोन करना है तो कॉल मी फॉर ऐप से आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको छोटा सा वैलिड रिचार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज स्टे इन ट्यून, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। नमस्ते।